नमस्कार मित्रों, अनकट विद आशुतोष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश में राजनीतिक गहमा-गहमी बहुत तेज हो गई है, बढ़ गई है, गर्मी भी बढ़ गई है। बिहार में राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की जो रैली चल रही है, यात्रा चल रही है, उससे भी हंगामा हो रहा है। वो 1 सितंबर को खत्म होने वाली है। उससे क्या असर पड़ेगा बिहार में? उससे पहले कुछ प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर कुछ अपशब्दों को, गाली को लेकर बड़ी चर्चा हो गई। आज तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, नेता नाराज हैं, वो सब चल रहा है। और 3 दिन से दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत की व्याख्यान माला चल रही थी। 2 दिन उन्होंने संघ के बारे में पूरी जानकारी दी, अपना जो मत था वो रखा और तीसरे दिन सारे सवालों का जवाब दिया। सरसंघ चालक क्या-क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या बात कही है, किन बातों का क्या मायने हो सकता है। एक मुद्दा तो बड़ा हुआ, जो पॉलिटिकल मुद्दा था 75 साल की उम्र में रिटायर होने का, जिस पर उन्होंने साफ कर दिया कि न तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, ना मैंने किसी को रिटायर होने के लिए कहा है। दूसरी बात जो काशी मथुरा को लेकर उन्होंने कहा कि संघ भले ही आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन स्वयंसेवक चाहे तो कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने की बच्चों को लेकर कि अब 3 बच्चे पैदा होने चाहिए, 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। बहुत सारी और भी बातें उन्होंने की हैं, काफ़ी 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से उन्होंने की, 218 सवालों के जवाब दिए। संघ क्या कह रहा है और उसका भारतीय राजनीति पर और भारतीय समाज पर क्या असर पड़ेगा, इस सब पर चर्चा करते हैं। संघ को बहुत गहराई से पढ़ने, लिखने और जानने वाले आशुतोष जी हमारे साथ हैं और खरी-खरी बात भी करते हैं, आपको पता ही है। तो आशुतोष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देश में, दिल्ली में भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन गर्मी बहुत बढ़ गई है। 3 दिन सरसंघ जो व्याख्यान माला रही उसका भी एक लंबा असर रहेगा। राहुल जी की रैली का असर कितना होता है वो भी देखना है अभी बिहार के चुनावों में। क्या आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर तो मौसम बहुत अच्छा है। इस वक्त पानी जबरदस्त बारिश हो रही है और मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं बरसात बारिश के। की और सुबह उठिए तो बड़ा सुहाना सा मौसम होता है। आप पार्क में जाइए तो आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त राजनीति का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा ज्यादा गर्म है। और मैं जो कुछ देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों ये आशंका मेरे पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी आज सुबह जिस एक चीज ने मुझे बहुत चौंका दिया वो था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की ट्रंप की के दोस्त हैं, जो उनके व्यापार सलाहकार भी हैं, पीटर नवारो। हाँ, उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया है और जिस तरीके से बिना नाम लिए मुकेश अंबानी पर हमला किया और भारत पर हमला किया, एक तरीके से भारत से कह रहे हैं कि अगर आपको हिंदुस्तान को, अगर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना है तो फिर आपको हमारी शर्तों पे काम करना पड़े। इस तरीके की बातें जो हो रही हैं। और तो अभी उस ट्वीट कल में जो फोटो को यूज किया है प्रधानमंत्री जी की, यदि आपने देखी हो, अ, वो भी एक फोटो बिल्कुल जिस तरह से फोटो का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो कोई ऑफिशियल फोटो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल के ऑफिस से नहीं रिलीज की गई थी। हमारे ख्याल से उस वक्त की फोटो है जब पिछली बार वो चुनाव में 2019 के चुनाव के बाद वो केदारनाथ गए थे। जी। उस वक्त की फोटो का इस्तेमाल किया है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे लगा कि ये कुछ अप्रत्याशित हो रहा, बिल्कुल अप्रत्याशित हो रहा है। एक तरफ अगर आप, जैसा आपने जिक्र किया कि बिहार के अंदर राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और फिर अचानक वहां पे किसी वीडियो का जिक्र हो जाता है जिसका ना राहुल गांधी से कोई लेना देना है, ना कांग्रेस पार्टी से लेना देना, ना तेजस्वी से लेना देना, और कहा जा रहा है कि वहां प्रधानमंत्री जी की मां को कुछ गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए। और उसके बाद उसको लेके कांग्रेस का था ना? एक देश भर के अंदर उसको वो किया जाता। देखिए, माँ माँ होती हो, किसी की भी माँ हो, हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, किसी माँ के लिए कभी अपशब्द का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने अपशब्द का इस्तेमाल किया है उसकी पहचान होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो घटनाक्रम हो रहा है उस संदर्भ में अगर हम मोहन भागवत की पूरा अगर उनके बौद्धिक को देखें, 3 दिन का जो उनका प्रवास यहाँ पे था, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की, तो ये भी बहुत गहरे संकेत देता है कि कुछ तो ऐसा है जो जो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके संकेत हमको मिल रहे हैं। यानी मर्ज है, मर्ज बढ़ता जा रहा है, सिम्टम्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा दरअसल मर्ज है क्या, बीमारी है क्या। अब जो जिस तरीके से भागवत साहब ने 75 साल का जिक्र किया, पहले तो आप 2 महीने तक इसको लेकर सनसनी फैली रही कि भाई उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया। और मैं ये नहीं मानता हूं कि जब मोहन भागवत जैसे लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो यूं ही हवा में इस्तेमाल कर देते हैं। फिर वो कह जी मैंने तो अपने लिए कहा भी नहीं, ना तो मैंने किसी और के लिए भी कहा इस तरीके की बातें। तो क्या मतलब समझा जाए इसका। और हकीकत यह कि आज भी भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रही। आज भी बीच में शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात होती है और किया 40-45 मिनट की, उसको लेके भी अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। तो सरसंघचालक ने उसका जिक्र किया कि जी अध्यक्ष बिल्कुल। क्या। तो अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये बहुत ज्यादा अप्रत्याशित है।
और मेरे मन में तो ये बिल्कुल स्पष्ट बैठा हुआ कि जरूर कुछ तो बड़ा होने वाला है। वो क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या कुछ तो बड़ा आपको होने वाला दिख रही है, क्या संभावना आपको दिख रही है? नहीं, मुझे लगता है राजनीतिक राजनीतिक मंच पे कुछ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। और मुझे कभी कभी जो 1970 के दशक के बीच की राजनीति थी, जब धीरे धीरे चीजें अचानक बहुत बड़ी हो गई, और जब चीजें बड़ी हो गई तो इंदिरा गांधी के हाथ से भी स्लिप कर गई, और उसके बाद पूरा परिदृश्य ही भारत की राजनीति का बदल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली उसी तरीके से कोई चीज होने वाली है, लेकिन कुछ तो बड़ा होगा। क्योंकि अमेरिका का इस तरीके से भारत के ऊपर बहुत तगड़े हमले करना, राहुल गांधी का बहुत ज्यादा आक्रामक तौर पर प्रचार करना, सारी हदों की राजनीतिक बातचीत में पूरी तरीके से टूट जाना। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता और पत्रकार भी रह चुके, उन्होंने अपने एक साथी कांग्रेस के पैनलिस्ट को मां की गालियां वर्चुअली दी, मतलब और एक बार नहीं 2-3 बार उन्होंने गालियां दी। तो अब ये सारी चीजें जब हो रही हो, और अभी एक दूसरे प्रवक्ता थे, उन्होंने एक महिला जो प्रवक्ता थी उनके बारे में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, तो इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप सत्ता पक्ष विपक्ष में पूरी तरीके से टूट गया है, और कोई एक ऐसी लकीर फांस अब आ गई है जब, और वो फांस अगर नहीं निकलती है तो ना तो वो सत्ता पक्ष के लिए अच्छा होगा, ना ही विपक्ष के लिए अच्छा होगा, ना ही भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। तो आपको बड़ी संभावनाएं और आशंकाएं दिख रही हैं। आप कई बार जिक्र कर चुके हैं 70s के दशक का अक्सर। क्या आपको लग रहा है, मतलब यदि मैं इसको सीधे तौर पर पूछूं, जब आप 70s की बात करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि सरकार के खिलाफ कोई बड़ा एक नाराजगी दिखाई दे रही है? अभी आज मैं देख रहा था इंडिया टुडे का जो वो मूड ऑफ द नेशन है, वो तो बहुत फेवरेबल है। वहां पर 58% लोग तो बहुत अच्छा मानते हैं सरकार की परफॉर्मेंस को, ऑपरेशन सिंदूर को भी बहुत अच्छा मान रहे हैं। बीजेपी का वोट भी 46% है, सीट्स भी मेजोरिटी नहीं है, लेकिन 200 सीट है, करीब करीब 260 280 जो भी रही हैं उनकी। तो वहां पर मूड ऑफ द नेशन में तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो आपको किस तरह की आशंका दिख रही है? देखिए, जब आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश बनवाया था और पाकिस्तान को तोड़ा था, तो सब कुछ इंदिरा गांधी के फेवर में चल रही थी। लंबे समय तक सब कुछ इंदिरा गांधी के फेवर में चल रहा था। अचानक एक छोटा सा आंदोलन गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू होता है, और उसके बाद वो बढ़ता 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर मैंने कहा कि लोगों के कंट्रोल से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली वही चीजें, क्योंकि इतिहास में भी राजनीति में भी और कभी कभी दो घटनाएं एक जैसी बिल्कुल नहीं होती हैं, लेकिन इस वक्त जो चीज हो रही है वो आप भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जहां तक सर्वे की बात है, सर्वे देखिए, सर्वे के आधार पर अगर हम चुनाव का नतीजे बताने की कोशिश करते तो शायद आज 400 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के पास होती और बीजेपी के पास कम से कम 332-335 सीटें होती। तो सर्वे क्या कहते हैं, अंत में क्या होता है, ये बहुत अलग बात है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, आप भी कहीं ना कहीं इस बारे में कह रहे थे कि 272 का आंकड़ा छूना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। और हम तो साफ तौर पर कहते हैं, चूंकि मेरी एक भूमिका एक आलोचक की बन गई है, तो मेरे बारे में तो लोग तो मेरा मजाक भी उड़ाते थे और इंसल्ट करने की भी कोशिश की, और तब भी मैं बार बार कहता था कि भैया, प्रधानमंत्री जी के लिए 272 का आंकड़ा छूना मुश्किल होगा। बीजेपी विल स्ट्रगल टू टच मेजॉरिटी मार्क्स। तो सर्वे को एक किनारे रख दीजिए। अब सर्वे से मैं कोई बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि आज की तारीख में वो नहीं है जो 2019 के आसपास थी या 2024 के पहले की स्थिति थी। आज प्रधानमंत्री जी को विदेश नीति के फ्रंट पे बहुत गहरे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। डिफेंस के मसले पर उनको गहरे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के बहुत तीखे हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि उनकी सरकार की लेजिटिमेसी को भी डिलेजिटिमाइज करने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा है कि वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लग रहे हैं। अमित शाह के बारे में संसद के अंदर नारे लगे, तड़ी पार, गो बैक, ये सब अनथिंकेबल था। प्रधानमंत्री को लेकर नाराजगी विपक्ष के अंदर भी रहती है और सरकार भी तीखे हमले करती। प्रधानमंत्री जी कभी छोड़ते तो है नहीं किसी को, तीखे हमले करते हैं। लेकिन संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में अगर ऐसे नारे लग रहे हो तो ये बड़ा ओमिनस साइन है। और उसके बाद राहुल गांधी जब बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं तो उनको अच्छा समर्थन मिला। मैं नहीं कहूंगा अप्रत्याशित समर्थन मिला है, बल्कि उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है, और वो भी उस प्रदेश में जहां कांग्रेस की स्थिति बहुत ही कमजोर है। मतलब पिछले साल उन्होंने करीब 70 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जीती थी। उनका स्ट्राइक रेट सबसे खराब था। अगर उनका स्ट्राइक रेट सही होता तो आज वहां पे तेजस्वी की सरकार चल रही होती और नीतीश कुमार की सरकार नहीं होती वहां पे। तो उस प्रदेश में जहां कांग्रेस नाम मात्र की पार्टी है
और उस प्रदेश में जहां एसआईआर हो रहा है, एसआईआर को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, महंगाई आज भी बहुत कम नहीं हुई है, बेरोजगारी आज भी बढ़ रही है, और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था जो टैरिफ की मार है उसकी वजह से बहुत सुधर पाएगी कहना बहुत मुश्किल है। हम चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीन के साथ जिसके बारे में देश के जो लेफ्टिनेंट जनरल डिप्टी आर्मी चीफ है राहुल सिंह, जिन्होंने ये कहा था कि हम सीमा पर 2 शत्रुओं के साथ लड़ रहे थे, उस चीन से अगर आपको रिश्ते बेहतर करने की नौबत आ रही हो, उस चीन के साथ जिसने गलवान में भारत के साथ एक लंबा खूनी संघर्ष हुआ है, और जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की सारी कोशिशें कर डाली, उसने रेयर अर्थ मैग्नेट देने से मना कर दिया, उसने भारत के लिए यूरिया क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की, उसने फॉक्सकॉम से अपने इंजीनियर वापस बुला ले। अगर आज हम उसके तरफ जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि संकट गहरा है, विदेश नीति पर भी, रक्षा नीति पर भी। सपोर्टिंग दिस आइडिया कि भाई चाइना के साथ हमें बेहतर संबंध नहीं बनाने चाहिए। नहीं, मैं बल्कि अगर आपको याद होगा तो मैंने एक बहुत बड़ा लेख इस पे लिखा था, और मैंने कहा था कि चाइना के साथ रिश्ते बेहतर करेंगे तो उसके फायदे हमें होंगे। 3 चीजें मैंने गिनाई थी। मैंने पहली बात तो ये था कि अगर आप चाइना से रिश्ते बेहतर करेंगे तो भारत और चीन के बीच में सीमा पर जो अनिश्चितता है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात, भारत की जो चीन की रॉ मटेरियल्स की जो निर्भरता है और वहां के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर जो निर्भरता है वो हमारी कम हो जाएगी। तीसरा, मैंने ये कहा था कि आप अगर चाइना और आप अच्छे दोस्त हैं तो चाइना का पाकिस्तान के ऊपर बहुत जबरदस्त एक तरीके से नियंत्रण है, तो वो वहां पर भी आपको काफी जिसे कहते हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड मिल जाएगा, और वहां भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खुराफात करने का मौका नहीं मिलेगा। और चौथी ये चीज थी कि अगर भारत सक्सेसफुली चीन, रूस और तीनों देश अगर एक साथ आ जाते हैं तो अमेरिका के लिए भी बहुत मजबूत संकेत होगा कि अगर आप चाइना पर अटैक करेंगे तो भी उसको लगेगा उनके साथ रूस भी है, इनके साथ भारत भी है, और अगर कुछ और चीजें भी होती हैं तो भी एक शक्तिशाली गुट के तौर पर आपका। तो मैं हमेशा मानता हूं कि, और चीन देखिए, अमेरिका एक अपस्टार्ट कंट्री है जिसकी हिस्ट्री 250-300 साल पहले किसी को नहीं मालूम क्या है। वो दुनिया का सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन चाइना और भारत एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। हमारी जो जड़ें सिविलाइजेशन की है, जो सभ्यता की है, वो 4000-5000 साल पुरानी है, और हमारे बीच में बहुत जबरदस्त तरीके से इंटरेक्शन रहा है इतिहास में, चाहे वो बौद्ध धर्म के रास्ते से या फिर व्यापार के रास्ते से अच्छे रहे। और कभी भारत और चीन में अगर 1962 की लड़ाई को छोड़ दें तो कभी जंग नहीं हुई उस तरीके से, और चीन कभी उस तरीके से जंग भी नहीं करता, जबकि अमेरिका तो इराक में जाके जंग कर देता है, सऊदी अरेबिया में जाके जंग करता है, फिर वो अफगानिस्तान में जाके जंग करता, कहाँ का क्यूबा में जाके जंग करता है, हर जगह जंग करता है। तो चाइना और भारत के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट होने के बावजूद भी सिर्फ 1962 की लड़ाई है जहां पे उनके बीच में युद्ध हुआ है। उसके बाद से बॉर्डर पे अमूमन आप देखें तो स्कर्मिसेस हुए हैं, संघर्ष हुए हैं, लेकिन फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हुए। जबकि इस दौरान पाकिस्तान के साथ हमने 47 की जंग लड़ी, 65 की जंग लड़ी, 71 की जंग लड़ी, करगिल की लड़ाई लड़ी, और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। तो हमें अगर हम चीन से बेहतर करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा, भारत की सामरिक दृष्टि से भी मजबूती आएगी, और अमेरिका से दोस्ती करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी सीमाएं बहुत सुरक्षित रहेंगी, और हमारे क्राइसिस के समय में अमेरिका कोई मदद करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि शुड वी ट्रस्ट चाइना। अभी तक तो आप कह रहे थे हिंदू चीनी भाई भाई का जो नारा था उसने हमको धोखा दिया, चीन पर हम हमेशा ही धोखा देने का आरोप लगाते हैं। अब आज आपको लग रहा है कि ठीक है, अच्छा अब इनसे कर लेनी चाहिए दोस्ती। देखिए, मैंने आज जैसा आप जिक्र किया कि नेहरू और माओ के बीच में वो दिक्कत पैदा हुई थी, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे, पंचशील का हमने उनके साथ समझौता किया था, और दलाई लामा के आने के बाद से स्थितियां काफी बिगड़ी थी। लेकिन 62 के बाद आप मुझे बता दीजिए कब भारत और चीन के बीच में जंग हुई है? और 62 छोड़ दिए, 62 के पहले कब भारत और चीन के बीच में जंग हुई? कभी जंग हुई? कभी जंग नहीं हुई। और भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रही हैं। जब 1700 अमेरिका और चीन में से अमेरिका की बजाय चीन चुनना चाहिए भारत को। मुझे तो लगता है कि चीन, क्योंकि जो मैंने आपको उदाहरण बताया कि आपकी देखिए, चीन आपका पड़ोसी है, आप उसको बदल नहीं सकते, और चीन अगर बॉर्डर डिस्प्यूट होगा तो वो बॉर्डर डिस्प्यूट कभी भी फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़े युद्ध का सबब बन सकती है। अमेरिका आपका पड़ोसी नहीं है, आपका पड़ोसी नहीं है।
अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बहुत पटती थी, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को बचा नहीं पाया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। आप देखिए इस बात को। करगिल में भी वो पाकिस्तान को बचा नहीं पाया, 65 की लड़ाई में भी वो पाकिस्तान को बचा नहीं पाया। तो इसकी क्या गारंटी कि पाकिस्तान का हम अमेरिका के साथ जाएंगे और हमारे चीन के बीच में जंग की नौबत आई तो पाकिस्तान अमेरिका हमारी मदद करेगा? बिल्कुल नहीं। तो इस और दूसरा वो आपका पड़ोसी है, पड़ोसी से रिश्ते बेहतर होने ही चाहिए। क्यों नहीं? अगर पड़ोसी आपका नाखुश रहेगा तो हमेशा एक पत्थर इधर से पड़ेगा, एक पत्थर उधर, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। इसलिए बेहतर, देखिए आदर्श स्थिति यह है कि हम अमेरिका से भी अपने रिश्ते बेहतर करें, चीन से भी हमारे रिश्ते बेहतर हो और पाकिस्तान से भी रिश्ते बेहतर हो। अगर हमारे रिश्ते पाकिस्तान, चीन, अमेरिका से अगर बेहतर हो जाएंगे तो भारत की आर्थिक प्रगति के लिए इससे बेहतर कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। दुर्भाग्य की बात यह कि ऐसा संभव नहीं है कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के रिश्तों में जो तलखी है, जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, उसको कम किया जा सकता है और वो कमी हम चाइना के माध्यम से ही कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका से जो रिश्तों में एक दुराव आया है, कमजोरी आई है या खराब हुए, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें, उसमें भारत कोई वजह? अब एक सिनिकल, यदि सॉरी कुछ कह दें कि इस तरह के बिहेवियर के साथ कोई प्रेसिडेंट बैठा हो और वो ये कह रहा हो कि आपने रूस के साथ दोस्ती कर ली है या रूस के साथ बिजनेस कर रहे हैं इसलिए हम आप पर टैरिफ लगा देंगे, तो इसका क्या इलाज है, क्या रास्ता? जबकि अमेरिका हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मैं इसलिए अमेरिका के रिश्तों पर बात कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका, आप माने ना माने, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से है ना? इसमें कोई किसी तरह के इवेंट बट्स की बात नहीं है। दूसरा, वो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। तीसरी बात, बिजनेस पे आपका वो ट्रेड डेफिसिट वाला नहीं है जो चाइना के साथ है। चौथा, भारत की एक बहुत बड़ी आबादी वहां पर सब तरह से काम कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, काम में भी है, कंपनियों में भी है, वो सब है। तो इस तरह से इग्नोर करके अमेरिका को, या जो अमेरिका के साथ जिस तरह के रिश्ते हो गए, वो क्या भारत के लिए बेहतर है? देखिए भैया जी, एक बात तो समझना पड़ेगा कि अगर आपने गलत शादी कर ली तो आप पड़ोसी को तो जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे ना कि भाई तुमने यार मुझे गलत सलाह दे दी, मैंने गलत लड़की से शादी कर ली। आपको शादी करनी है तो आप ठोक बचा के करेंगे ना, पहचान करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसकी देखेंगे भाई लड़की कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, पढ़ी लिखी है कि नहीं पढ़ी लिखी है, उसका कमाती है नहीं कमाती है, सुशील सुंदर, जो बहू की कल्पना करते हैं ना। तो अगर शादी आपने गलत कर ली और उसका मारपिटाई हो रही है, डिवोर्स की नौबत आ रही है, तो भाई जिम्मेदार तो पति पत्नी होंगे, पड़ोसी तो नहीं जिम्मेदार होगा। मेरा कहना यह कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते आइडियोलॉजिकली भी कभी अलाइन नहीं थे। अगर आप देखें 1947 और 1947 के पहले भी भारत हमेशा अमेरिका को लेकर स्केप्टिकल था। इसीलिए जब कोल्ड वॉर हुआ तो कोल्ड वॉर में हमने सोवियत यूनियन के साथ जाना पसंद किया, हमने और कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद हम रूस के साथ अच्छी दोस्ती निभाते रहे और रूस हमारी मदद को हमेशा आता रहा है। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते क्यों नहीं अच्छे थे? हम अमेरिका के साथ क्यों नहीं गए ऐतिहासिक तौर पर? तो कहीं ना कहीं तो कारण होगा ना, हमारी जो कलेक्टिव साइकी है, जो सामूहिक मानस है, उसमें एक कहीं संदेह का कोई कीड़ा है अमेरिका को लेकर, शक का कीड़ा है लेके। और आप जानते हैं शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो शक का कीड़ा है हमारे पास को लेके, और इसलिए मैं ये सिर पर बैठा है ना, उसका क्या इलाज है? आप कहाँ इग्नोर कर सकते हैं उसको? नहीं, मैं इग्नोर करने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट किया ट्रंप में, हमारी गलती ये है। ये जो आपको मैंने कहा ना कि आपको शादी करनी तो सोच समझ के शादी करो ना, दोस्ती करनी तो सोच समझ के दोस्ती करो ना। आप चले जाके कहते हो कि हाउडी मोदी में करते हैं, फिर आप कहते हैं वोट फॉर, आप नमस्ते ट्रंप करते हो और आप बोलते हो कि डोनाल्ड ट्रंप उधर कह रहे माय ग्रेट फ्रेंड मोदी, और आप कहते हैं माय ग्रेट फ्रेंड ट्रंप। हुआ क्या हासिल हुआ? तो दोस्ती करने के पहले हमने ट्रंप के, देखिए डिप्लोमेसी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है कि, और आज की जो आपकी पॉलिसी होगी वो अगले 25 साल का हिसाब लेके चलेगी। आपने अगर ये सोचा कि ट्रंप आएंगे तो भारत का बड़ा फायदा होगा, आपको तो अच्छी तरीके से याद है, मैं तब भी कहता था, तब लोग हवन कर रहे थे, तब भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस के साथ दक्षिणपंथी नहीं खड़े हुए थे, हिंदुत्ववादी नहीं खड़े हुए थे, वो तो हवन कर रहे थे, वो तो मूर्ति, उनको लगा कि ट्रंप साहब आ जाएंगे तो मतलब हिंदुत्व का एक बड़ा पुरोधा वहां पहुंच जाएगा। आप कमला हैरिस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दरअसल
ये जो जब आप किसी से दोस्ती करते हैं, जब आप किसी से रिश्ते बनाने की बात करते हैं, तो कम से कम पूरी तरीके से रिसर्च कर लें। आज आप कह रहे हैं मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ धोखा आपके साथ नहीं हुआ। धोखा इसलिए हुआ क्योंकि आपने पूरी तरीके से रिसर्च नहीं किया, आपने ट्रंप के स्वभाव को समझने की कोशिश नहीं की कि अगर, और उसके बाद आपने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी नहीं बनाया। अगर ट्रंप के साथ अगर आपको रिश्ते बेहतर करने तो बेहतर करते, आप चीन के साथ भी अपने रिश्ते बेहतर करते, क्या दिक्कत थी उसमें? चीन तो, आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने टैरिफ किंग बोला, भारत को अपमानित किया से 4 महीने पहले, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता, पहलगाम के पहले की बात है जी। तब चाइना की तरफ से बयान आया था, कैन ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर, वांग ने बोला था, जिनके विदेश मंत्री थे। हमने तब उसको उस मैसेज को रिसीव नहीं किया। जब रिसीव नहीं किया तो चाइनीज ने हमको मैसेज दिलवा दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि भाई ये देख लो। और उसके बाद हमको जब हम पूरी तरीके से ट्रंप के माध्यम से जब पिट गए, अब हम चाइना के पास जा रहे हैं। ये मेरा कहना यह है कि हमें ट्रंप की स्वभाव को समझना चाहिए था, उसके हिसाब से बहुत संभल के अपने कदम बढ़ाने चाहिए थे, हमको प्लान बी, प्लान सी बनाना चाहिए था। हमें इस दौरान चीन को भी अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमने नहीं किया, इसलिए आज हम इस मुकाम पे खड़े हुए हैं जहां भारत की विदेश नीति को लेकर बहुत गहरे सवाल हैं और इसके जवाब प्रधानमंत्री जी के पास या सरकार के पास नहीं है। सर, एक और सवाल चीन को लेकर ही, बहुत सारी आशंकाएं बहुत सारे मित्रों ने दी और जो विदेश नीति को भी जानकार है वो कहते हैं कि चीन पर आज तो सब हो रहा है। चीन की जो मोहब्बत है आपके लिए वो इसलिए क्योंकि उनको एससीओ का समिट करनी है, शंघाई की जो समिट है वो करनी है, वो उसके होस्ट है और समिट में प्रधानमंत्री आएंगे, पुतिन आएंगे और सब लोग आएंगे। अभी उनका जैसे बेटी का ब्याह है ना, तो बेटी के ब्याह में वो सबको आपको अच्छे से बुला रहे हैं, लेकिन उन पे भरोसा करना या ओवर कॉन्फिडेंस रखना या ज्यादा जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करना ठीक नहीं है। देखिए, डिप्लोमेसी में एक ही रूल है, एक ही नियम है, नोबडी इज योर परमानेंट एनिमी, नोबडी इज योर परमानेंट फ्रेंड। परमानेंसी तो स्थायी भाव तो सिर्फ राष्ट्रीय हितों का ही होता है। और अगर आपने महाभारत पढ़ा हो और अगर आपने चाणक्य पढ़ा हो तो आपको अच्छी तरीके से याद है, अगर आपका शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर आप उससे पंगा मत लीजिए, आप उसके साथ आप दोस्ती कर लीजिए और उस वक्त का इंतजार कीजिए जब आप उससे ज्यादा ताकतवर हो। जब आप उससे ज्यादा ताकतवर हो जाए तो पटक के मारिए। ये तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एक ज्ञान दिया था। तो जो लोग भारतीय परंपरा से जुड़ने का दावा करते हैं उनको ये बताने की जरूरत, मैं कहां कह रहा हूं कि आप चाइना के साथ जाके दोस्ती कर लीजिए, चाइना के साथ जाके हनीमून मनाइए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं कि चाइना, आशुतोष की लेफ्ट लीनिंग है इसलिए वो चीन को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अब चीन भी लेफ्ट लीनिंग नहीं बचा है, वो पूरी तरीके से मार्केट इकोनॉमी में आ गया। तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि आप चाइना को न्यूट्रलाइज करिए। इस दौरान आप अमेरिका से ब्रिज बिल्ड करने की कोशिश करिए। देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं चूंकि विदेश नीति का स्टूडेंट रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो मेरा कहना यह कि चाइना से आप, और फॉरेन पॉलिसी जैसे डिप्लोमेसी में क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी में कहते हैं डिप्लोमेट नेवर सेज, इफ व्हेन अ डिप्लोमेट सेड यस इट मींस मे बी, इफ ही सेज मे बी इट मींस नो, इफ ही सेज नो देन ही इज नो डिप्लोमेट। तो डिप्लोमेट कभी ना नहीं कहता। तो और डिप्लोमेट अगर, तो मेरा कहना यह कि आप अमेरिकन के साथ अपने सारे पुलों को मत जला दीजिए, रिश्ते खत्म मत करिए, कोशिश करिए अंत तक ब्रिज को बिल्ड, उसमें कोई नुकसान नहीं। देखिए, मुझे तो लगता है अगर भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए अगर मुझे 2 कदम पीछे भी हटना पड़े, थोड़ा झुकना भी पड़े, तो देश की खातिर में झुकने के लिए तैयार हो। अमेरिका से रिश्ते खत्म मत करिए, चाइना से अपने रिश्तों को सुधारिए। और मैं ये नहीं कह रहा आप उनके साथ दोस्ती करिए, आप उनके साथ हनीमून, लेकिन रिश्ते चाइना से अगर आप सुधारेंगे तो आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दुनिया के नक्शे पर होगी। क्योंकि और अगर आप अमेरिका से भी पंगे ले रहे हैं, चाइना से भी पंगे ले रहे हैं, पाकिस्तान से भी पंगे ले रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को भी गाली बक रहे हैं, तो फिर आप दुनिया के नक्शे पर आप बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे, जैसा कि हम इस वक्त हैं। इसलिए बेहतर यह है, बिल्ड ब्रिजेस विद अमेरिका, न्यूट्रलाइज चाइना, keep a respectable distance from both the countries, don't put all your eggs in one basket। ठीक है, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। इस बात हो गई, सरसंघ चालक से हमने शुरू किया था,
उनके पूरे जो लेक्चर सीरीज है या जो सवाल जवाब उन्होंने किए हैं, उसका कोई पॉलिटिकल मैसेज आप देखते हैं देश में? देखिए, पॉलिटिकल मैसेज बिल्कुल साफ है कि अब बीजेपी आरएसएस के बताए रास्ते पर ही चलेगी, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। और मोहन भागवत भी थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को मॉडरेट किया, जैसे उन्होंने कहा कि काशी और मथुरा के सवाल पे जो उन्होंने बात कही है कि भाई संघ तो नहीं जाएगा लेकिन स्वयंसेवक उसमें जाएंगे। इसका मतलब जबकि पहले थोड़ा सा, और बीच में ये भी कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना, सबका डीएनए एक है, वो बात भी कह रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा सा जो संघ के अंदर, बीजेपी के अंदर जो थोड़े से मिलिटेंट स्वर है, उसको भी एड्रेस कर रहे हैं वो, कि भाई ऐसा नहीं कि हम पूरी तरीके से मुसलमानों के पक्ष में जाके खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। हम आज भी अपनी विचारधारा के प्रति कमिटेड हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मॉडरेट अपने आप को कर सकते हैं तो क्यों ना करें, और करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो मोहन भागवत की ये लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन है। और इसमें लेकिन वो अभी भी मुझे लगता है कि जब वो ये कहते हैं कि हमने 75 साल पर किसी को इस्तीफा देने की बात नहीं कही है, तो वो थोड़ा सा झुकते भी हैं, और वो एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं कि चलिए जो आज जो मोदी जी के रिटायरमेंट को लेके जो सवाल खड़े हो गए थे, हमने उन सवालों को खत्म कर दिया है। अब बीजेपी को हमारे हिसाब से चलाने दीजिए, उसको ऐसा अध्यक्ष दीजिए जो आपके सामने आपकी कठपुतली ना बने, लेकिन संघ को अगले 10 साल की पॉलिटिक्स के लिए, बीजेपी को अगले 10 साल की पॉलिटिक्स के लिए तैयार करें। लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि भाई हमने कह दिया और वो अब जो करना होगा वो करेंगे, हमको करना होता तो हम कर देते, इतना देर नहीं लगाते। सर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तो मैं नहीं सिखा सकता ना कि आप तो आरएसएस स्कूल के वाइस चांसलर हैं। मैं आपको थोड़ी बताऊं कि मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं उसके मायने क्या है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोहन भागवत जी बहुत ही हाईली पॉलिटिकल आदमी, आरएसएस एक हाईली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वो ये सब फसाड है जब वो कहते हैं कि मैं एक सांस्कृतिक संगठन हूँ, वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अब बीजेपी को एक सीमा के बाद ऑटोनॉमी नहीं लेने देंगे। ये उनकी 3 दिन के प्रवास से बिल्कुल स्पष्ट है। आपको लगता है कि मतलब, छोटा सा सवाल कि ये 75 वाला सवाल तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू वाले नरेंद्र मोदी को हटाने के बारे में सोच भी सकते हैं कोई? देखिए, सवाल हटाने का नहीं है, सवाल मैं कतई नहीं कहता सवाल हटाने। उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो संघ को तकलीफ देती है और संघ की टॉप लीडरशिप को तकलीफ देती है। जब कल्ट ऑफ पर्सनालिटी बन जाती है तो संगठन और काडर छोटा हो जाता है। आरएसएस को अगले 100 साल नहीं, अगले 200 साल तक काम करना है। मोदी जी की कल्ट ऑफ पर्सनालिटी संघ को भी कमजोर करती है और बीजेपी को भी कमजोर करती है। आपने राज्यों के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री बना लिए जो अपने बल पे अपने विधानसभा का सीट नहीं जीत सकते। भूपेंद्र पटेल नहीं जीत सकते, भजनलाल शर्मा नहीं जीत सकते, मोहन यादव नहीं जीत सकते हैं। आप पंकज धामी अपना चुनाव हार गए थे, आप उड़ीसा के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर क्या ये जीत सकते हैं? एक जमाना था कि हर राज्य में बीजेपी के बड़े स्टालवर्ट्स थे, कद्दावर नेता हुआ करते जो अपने बल पे चुनाव जीतते थे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान रहे हो, चाहे रमन सिंह रहे हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, यहां तक कि हिमाचल के में शांता कुमार और धूमल जैसे लोग हुआ करते थे, कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा थे, आज आपको कहीं दिखाई पड़ते हैं? तो ये जो स्थिति है ये इस ओर इशारा करती है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे उस दिन बीजेपी की ताकत आधी नहीं 1/4 बच जाएगी। इस चीज को मोहन भागवत समझ रहे हैं, इसलिए वो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी को कम करना चाहते हैं, संगठन को, कलेक्टिव लीडरशिप को बढ़ाना चाहते हैं, और वैसा आदमी संगठन के बीजेपी के का प्रमुख बनाना चाहते हैं जो दोबारा बीजेपी को कल्ट ऑफ पर्सनालिटी से बाहर निकाल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, आपने राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पर बहुत खरी बात की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप धन्यवाद रहिए और अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम। थैंक यू।